हेलो एवरीवन, मैं हूं नील और आपका स्वागत है मास्टरिंग द बेसिक्स पे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सम ऑफ द एडवांस टेक्निक्स ऑफ यूजिंग VLOOKUP एंड HLOOKUP फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप जाके उसे एक बार देख लें, तो आपको VLOOKUP के बेसिक्स समझ में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में जो आप कवर करने जा रहे हैं वो 3 पार्ट में तोड़ा गया है। इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो है VLOOKUP को या HLOOKUP को हम कैसे अक्रॉस द वर्कबुक काम करेंगे। दैट मीन्स इफ देयर आर मल्टीपल वर्कबुक्स हम कैसे उसे यूज करेंगे। दूसरा, क्रिएटिंग अ कॉम्पोजिट की, मतलब हम डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट पे। और तीसरा, हम कैसे एरर्स को मैनेज करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर हमारा VLOOKUP में एरर आता है तो उसे हम इफ एरर या इफ एने से कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के तरफ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि 2 एक्सेल फाइल जो अटैच्ड है रेफरेंस के तौर पे, इसमें से एक है आपका सोर्स डेटा और दूसरा है डेस्टिनेशन डेटा। ये डेटा को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये एक्सरसाइज को मेरे साथ फॉलो कर पाए। इसके साथ और एक अटैच PDF है, वो रेफरेंस के तौर पे है। अगर आपको ये वीडियो के बाद वो रेफरेंस को कहीं पे रीड करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये 2 शीट्स को ओपन करने के बाद आप इसके पार्ट 1 वाले हिस्से में आ जाइए, जहां पे हम पहला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तक आपको पता चल गया है कि VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन कितने पावरफुल है, जो कोई भी वैल्यू को सर्च करते हैं। अब हम यही टेक्निक को यूज करेंगे अक्रॉस अ डिफरेंट वर्कबुक। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप उसी सेल में आ जाइए जहां पे आपको डेटा प्लॉट करना है, वहां पे लिखिए VLOOKUP। एक बार VLOOKUP लिखने के बाद आप अपना लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, जो इन दिस केस है एम्प्लॉय ID। उसके बाद एक कॉमा देके आपके सोर्स डेटा जो है उसमें से टेबल एरे को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। नेम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, क्योंकि ये एरे स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉय ID से। तो एम्प्लॉय ID हुआ पहला और नाम हुआ दूसरा, तो हम देंगे 2 और उसके बाद हम प्रेस करेंगे 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और फिर क्लोज कर देंगे फंक्शन को। एक चीज आप नोट कीजिएगा, जब हमने सेम वर्कशीट में ये फंक्शन को यूज किया था तो हमारा जो टेबल एरे रेंज था वो एब्सोल्यूट रेंज में कन्वर्टेड नहीं था, तो हमें उसे फ्रीज करना पड़ा था। लेकिन जब हम अक्रॉस मल्टीपल वर्कबुक्स करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें कॉलम को फ्रीज करना है, तो इसीलिए कॉलम से पहले हम जाके $साइन प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन अप्लाई हो चुका है। हम ये सेम फंक्शन को कॉपी करके आगे के सेल सिलेक्ट करके वहां पे पेस्ट कर देंगे और रेस्पेक्टिवली उनका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज कर देंगे। जैसे ईमेल के लिए 3, एक्सपीरियंस के लिए 4 और सैलरी के लिए 5। एक बार चेंज कर देने के बाद हम इसी को फिर से स्टार्टिंग से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करके हम नीचे तक आ जाएंगे और फिर यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो सारे रेंज में अप्लाई हो चुका है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सोर्स बुक जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो एक्सेल इसका फुल पाथ इंक्लूड कर देगा फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली। ये इंश्योर करता है कि आपका फाइल का फॉर्मूला इंटैक्ट रहे। इन केस अगर आप फाइल पाथ मूव करते हो तो इन दैट केस आपको ये लिंक्स फिर से सही करने पड़ेंगे। सो हियर आर सम टिप्स। नंबर 1, कीप द वर्कबुक्स इन द सेम फोल्डर। ये आपके ब्रोकन लिंक्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है, ताकि ये दोनों फाइल एक ही जगह पे रहे और आपके खोलने के बाद इनका फॉर्मूला इंटैक्ट रहे। टिप नंबर 2, अपडेट लिंक्स। अगर आपने फाइल को कहीं मूव किया, मतलब सोर्स या डेस्टिनेशन फाइल को कहीं मूव किया, तो इन दैट केस आपको इनके लिंक्स को अपडेट करने पड़ेंगे फ्रॉम द ऑप्शन एडिट लिंक्स। ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे लिंक्स को अपडेट किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। उसके लिए सबसे पहले आप दोनों एक्सेल के पार्ट 2 वाले शीट को ओपन कर लीजिए। ये सेम डेटा शीट है, बस उसमें हमने कुछ नए पैरामीटर्स ऐड किए हैं, जैसे कि मंथ। तो अभी जो आप देख पा रहे हो, आपका एम्प्लॉय ID जो यूनिक था लास्ट एक्सरसाइज में,
वो अभी भी यूनिक है, बट उसके आगे मंथ्स ऐड हो गया है। दैट मीन्स द सेम एम्प्लॉय आईडी इज हैविंग मल्टीपल मंथ्स। सो इन दिस केस अगर आप एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे काम करोगे तो आपका डेटा गलत आ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी रिपीटेशन है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होता है तो आपको एक कॉम्पोजिट की बनाना पड़ता है। कॉम्पोजिट की बनाना बहुत सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले आप सेल पे क्लिक कीजिए और वो कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कीजिए जिसके बेसिस पे आपका कॉम्पोजिट की बनेगा। तो यहाँ पे मेरा यूनिक आइडेंटिफायर था एम्प्लॉय आईडी और मंथ, तो ये दोनों को मिला के मैं यूनिक कॉम्पोजिट की बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है इक्वल टू और फिर दीजिए एम्प्लॉय आईडी विच इज B2। उसके बाद एक आप एम्परसेंड साइन यूज करिएगा। आप एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे और एक चीज डाल दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड अ सेपरेटर। तो उसके लिए मैंने डाला है फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा, एक स्पेस डाला, फिर एक माइनस साइन और फिर एक स्पेस डाल के मैंने फिर इन्वर्टेड कॉमास दे क्लोज कर दिया। फिर मैं डालूंगा एम्परसेंड और फिर सिलेक्ट कर लूंगा मंथ को और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। तो अभी मेरा कॉम्पोजिट की रेडी हो चुका है। मैं इसको कॉपी करके नीचे तक सिलेक्ट करके उसके बाद पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हो कि मेरा कॉम्पोजिट की रेडी हो चुका है। मुझे ये सिमिलर एक्सरसाइज दूसरे वाले शीट पे भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पहले C2 क्योंकि मेरा एम्प्लॉय आईडी पहले है। उसके बाद लूंगा एम्परसेंड, फिर कोट्स, हाइफन, कोट्स, फिर एम्परसेंड और फिर मंथ। सिमिलरली मैं इसको भी कॉपी करके नीचे तक ले जाके पेस्ट कर दूंगा। अब मैं सेम VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बेसिस दिस कॉम्पोजिट की। देखते हैं, इक्वल टू VLOOKUP मेरा कॉम्पोजिट की। उसके बाद मुझे टेबल एरे फिर से सिलेक्ट करना है, फिर डालूंगा मैं कॉमा और मुझे लेना है नाम। तो दैट इज इन द थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्पोजिट की मेरा अभी 10 कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो मेरा नाम आ चुका है। अब मैं इसके कॉलम को फ्रीज करना चाहूंगा और मैं इसे कॉपी करके आगे के सेल्स में पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे जो करना है इन अ सिमिलर वे, जहां पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करने हैं। अब नोट कीजिएगा कि सैलरी जो है वो मेरे कितने ऑप्शन में है। इफ दिस इज माई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो मैं यहां पे प्रेस करूंगा 6। इंसेंटिव मेरा 7th पोजीशन में है और ईमेल मेरा 4th पोजीशन में है। अब मैं ये चारों को सिलेक्ट करके कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा यहां पे आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली VLOOKUP को अप्लाई करेंगे सेल B2 पे। अब हम फ्रीज कर देंगे इसका लुकअप वैल्यू को और फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे नीचे तक। तो हमारा VLOOKUP अप्लाई हो चुका है। आप यहां पे एक सेल देख पा रहे हैं जो कि येलो मार्किंग किया हुआ है A1 B2 C3। आप यहां भी वो सेल देख पा रहे हैं, बट आप देख पा रहे हैं कि यहां पे डेटा पॉपुलेट नहीं हुआ है। तो इसे हम आगे चल के देखेंगे कि डेटा सेम होने पे भी क्यों पॉपुलेट नहीं हुआ है। हम बाकी पार्ट को अभी के लिए यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके एरर्स आते हैं और वो डेटा को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले जो फंक्शन आप यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं इफ एरर। उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको सेम फॉर्मूला को साइड में कॉपी करना है और इसके एडिट बटन में जाके या F2 प्रेस करके आपको इससे पहले लिखना है इफ एरर। एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है और एकदम एंड में जाके
आपको ये ब्रैकेट को क्लोज करना है, लेकिन क्लोज से पहले आपको ये बताना है कि अगर आपका एरर आया तो वहां पे क्या डिस्प्ले करना है, एरर वैल्यू। सो इन दैट केस अगर आप कोई नंबर प्रेस करना चाहते हैं या नंबर दिखाना चाहते हैं तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, और अगर आप कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो उसे आपको कोट्स के अंदर में देना होगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि वो ब्लैंक पॉपुलेट हो, तो मैं कोट स्टार्ट करके उसके अंदर कुछ भी नहीं लिख के इसे क्लोज करता हूं, जो डिनोट करता है ब्लैंक वैल्यू, और फिर मैं इफ एरर का ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूं। अब मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करके शिफ्ट डाउन एरो की दबा के नीचे तक ले जाके फिर पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा एरर आ रहा था वो हैंडल हो चुका है। याद रखिएगा, इफ एरर जो है वो सारे एरर्स को हैंडल करता है, लेकिन इस केस में वहां पे आपका एरर आ रहा है #n/a। इसका मतलब होता है कि ये आइटम जो आप सर्च कर रहे हैं दिस इज नॉट अवेलेबल, मतलब इसे वहां पे सोर्स डेटा पे उसका प्रेजेंस नहीं है। तो इन दैट केस आप इफ एन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दिस इज सिमिलर टू इफ एरर। उसके लिए सबसे पहले मैं वीलुकअप का ये फॉर्मूला को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दूंगा, और यहां पे फिर F2 दबा के मैं एकदम स्टार्टिंग में जाके मैं लिख दूंगा इफ NA, एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, एंड सिमिलरली एकदम एंड में आने के बाद मैं एक कॉमा देके इफ द लुकअप वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तो मुझे वहां पे क्या लिखना है। सिमिलरली मैं यहां पे कोट सी लिखूंगा और इसको क्लोज करके कर दूंगा। मैं सेम फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो कि सारे नाम्स यहां पे आ गए हैं। अब आते हैं हमारा उसी पहला प्रॉब्लम में, जहां पे डेटा तो आपको दिख रहा है लेकिन समहाउ ये आया नहीं है। मैंने इसे येलो हाईलाइट करके रखा है इसीलिए ताकि आपको एग्जांपल के तौर पे इसे समझा पाऊं। जब हम इस लुकअप वैल्यू को क्लिक कर रहे हैं तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे मेरे कुछ स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये लुकअप वैल्यू एक नया लुकअप वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ब्लैंक स्पेसेस को हम कहते हैं व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस आपके बिगिनिंग में या एंड में हो सकते हैं या मिडिल में भी हो सकते हैं। इसे याद रखिएगा, ये बहुत काम में आता है आपका डेटा क्लींजिंग पार्ट में। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं ट्रिम। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं ट्रिम को। मैं इफ एरर या इफ एन में से कोई भी एक फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और पेस्ट कर देता हूं। अब ये जो पहला कॉलम है यहाँ पे मेरा एरर है, तो इसीलिए मैं इस डॉलर से पहले एक फंक्शन लिखूंगा ट्रिम। उसके बाद मैं इस सेल को उस ट्रिम फंक्शन के अंदर डाल दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। मेरा काम हो चुका है। मैं इसे कॉपी करके एंड तक ले जाके पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि अर्जुन शर्मा जो यहाँ पे पहले प्रेजेंट था, यहाँ के सेल्स पे प्रेजेंट नहीं था, वो अभी आ चुका है। तो याद रखिएगा ट्रिम फंक्शन को, ये आपको हेल्प करेगा आगे भी। रिमेंबर, इफ एन को आप यूज कीजिए कभी भी जब आपको लगता है कि आपका एरर टाइप एन आ रहा है, और इफ एरर को आप कभी भी यूज कर सकते हैं कोई भी एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रिम फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं अगर आपका डेटा एग्जिस्टेंट होने के बाद भी आपका लुकअप वैल्यू में नहीं आ रहा है, तो देयर माइट बी अ रीजन। मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया उसमें हमने ट्रिम फंक्शन यूज किया था डेस्टिनेशन पे। ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रिम फंक्शन सोर्स डेटा में भी यूज करना पड़े। हमने अभी तक जो टेक्निक्स अप्लाई किए हैं ये सारे HLOOKUP के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको वहां पे आपके रोज को फ्रीज करना है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा है, इससे आपको कोई फायदा हुआ है, तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।